Hello everyone, this is Shamshad here. In the previous lecture, we have discussed about the push and pop instruction. I think you have seen that lecture and you have just understood that how push and pop instruction executed in the microprocessor 8085. ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया इंस्ट्रक्शन जो है कॉल एंड रिटर्न, और ये माइक्रोप्रोसेसर का सबसे बिगेस्ट इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि जितना भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ना है टोटल 78 इंस्ट्रक्शन, उसमें से सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है कॉल इंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें इसको एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है माइक्रोप्रोसेसर वो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। वो कितना होता है? 18 टी स्टेट लगता है। तो आज हम लोग इसको समझने जा रहे हैं कि आखिर इतना ज़्यादा टाइम इसमें क्यों लगता है, क्या खास ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है कि जिसकी वजह से इसको 18 टी स्टेट लगता है। बाकी इंस्ट्रक्शन को किसी को हम लोग देखते हैं 4T में भी एग्जीक्यूट हो जाता है, सिर्फ ऑपकोड फेच करना होता है तो मिनिमम 4T में भी निपट जाता है। कोई कोई होता है जिसको 70 लगता है, किसी को 10T लगता है, किसी को 13, किसी को 16, और सबसे ज़्यादा जो लगता है वो लगता है कॉल, जिसको 18T स्टेट लगता है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि जब कॉल ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा तो क्या क्या ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉल इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है जो छोटा सा बात है जिसको कहते हैं सब रूटीन। सब रूटीन क्या होता है? अगर जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया होगा, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किया होगा तो उनको पता होगा सब रूटीन होता है क्या है। सब रूटीन स्पेशली एक सिंपली समझिए कि प्रोग्राम का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। यानी आपके पास एक प्रोग्राम है जो कि 100 लाइन का है, ठीक है। आपने एक माइक्रोप्रोसेसर में प्रोग्राम लिख रखा है जो है 100 लाइन का प्रोग्राम है। उस 100 लाइन में आपने 5 जगह पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिखा है, यानी 5 जगह आपको क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था किसी रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से। ओके, यानी एक रजिस्टर के कंटेंट को दूसरे रजिस्टर के कंटेंट से मल्टीप्लाई करना था। 5 जगह आपने लिख रखा है। और जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 3 लाइन का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है। मान लीजिए एक मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको 3 लाइन का एक प्रोग्राम चाहिए जो एग्जीक्यूट होने के बाद 2 रजिस्टर आपस में मल्टीप्लाई होगा सपोज। तो आपने क्या किया कि अगर 3 लाइन आप अगर बीच बीच में हर जगह जाते, जहाँ मल्टीप्लिकेशन आता वहाँ पे ये 3 लाइन डालते हैं, फिर अगली बार मल्टीप्लिकेशन आता फिर 3 लाइन डालते हैं, फिर अगली बार आता फिर, ये तो 3 लाइन में छोटा कह रहा हूँ, मान लीजिए 7 लाइन का प्रोग्राम होता, तो हर जगह आप 7 लाइन का क्या होता इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो। तो पहले से 100 लाइन का प्रोग्राम था, अब आपका 5 जगह पे मल्टीप्लिकेशन था, और हर एक मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए 7 लाइन आपको एग्जीक्यूट करना था, तब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता। तो टोटल कितनी बार और कितना लाइन और बढ़ाना पड़ता? तो 35 लाइन बढ़ाना पड़ता, यानी 35 लाइन, और 5 लाइन तो पहले से है, यानी कि आपको जब भी मल्टीप्लिकेशन आता तब ये 7 लाइन एग्जीक्यूट होता, फिर मल्टीप्लिकेशन आता फिर 7 लाइन एग्जीक्यूट होता। यानी ये जो आपका प्रोग्राम था वो 100 लाइन का ना हो के बल्कि हो जाता 135 लाइन का, यानी बड़ा सा प्रोग्राम होता है। इसको स्टोर करने में जगह चाहिए होता अलग से। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको बचाने के लिए मेमोरी स्पेस को बचाने के लिए, यानी इतना 100 इंस्ट्रक्शन की जगह हम लोग 135 की जगह 100 ही इंस्ट्रक्शन लिखे, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम को एक अलग से मेमोरी लोकेशन पे लिख दिया। ओके, एक अलग से मेमोरी लोकेशन पे लिख दिया कि जब इसका ज़रूरत होगा माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, इस एड्रेस को कॉल करेगा और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर इसके बाद वापस आके अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे क्या हो गया, सिर्फ ये 7 मेमोरी लोकेशन का यूज़ करके हम लोग बाकी 28 मेमोरी लोकेशन को सेव कर लिया ना। टोटल कितना लगता? 35 लगता, क्योंकि बार बार इसको अगर लिख देते हैं बीच में सबके तो 35 हो जाता। टोटल 35 लाइन ये जगह लेता, यानी 35 मेमोरी लोकेशन को ये यूज़ करता। अभी क्या है, 7 लाइन सिर्फ यूज़ किया मेमोरी लोकेशन साइड में, और ये बार बार इसको कॉल कर लेना है। हम बार बार क्या कर रहे हैं, मतलब माइक्रोप्रोसेसर बार बार क्या कर रहा है, यहाँ इस एड्रेस को कॉल कर रहा है और उसके बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दे रहा है, उसके बाद वापस हो जा रहा है। तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ, हमको मेमोरी स्पेस जो है वो सेव हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, तो आपको अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है जिसमें बार बार आप लिखते हैं कि आपका नाम सपोज मान लीजिए राम है, ठीक है, तो राम इज गोइंग टू पटना सपोज, फिर क्या, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, राम इज गोइंग टू दिस वे, ओके, राम फॉलोइंग दिस वे, यानी आपने एक पैराग्राफ लिखा राम के ऊपर और आप बार बार राम लिख रहे हैं, बार बार राम ही लिख रहे हैं, कंटिन्यू उसका नाम लिखते जा रहे हैं। तो जब कोई पढ़ेगा, जब मतलब जो भी व्यूअर आपका पैराग्राफ को पढ़ेगा तो बोलेगा ये सबसे बेवकूफ़ लड़का है। क्यों बेवकूफ़ है? क्योंकि बार बार राम ही यूज़ कर रहा है। इसको नहीं मालूम है कि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, ही जो यूज़ कर लेंगे जहाँ पे ज़रूरत हुआ उसके नेम का। तो क्या हुआ, सेंटेंस जो होता है अच्छा लगता है और एक पढ़ने में अच्छा है, मतलब फील गुड अच्छा होता है। और इंग्लिश क्या होता है, करेक्ट उसी हिसाब से होता है कि आप नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ कर लीजिए। तो ठीक उसी तरह से अगर बार बार आप मल्टीप्लिकेशन बीच में घुसाइएगा, 7 लाइन का हर जगह जहाँ मल्टीप्लिकेशन आया 7 लाइन का ये प्रोग्राम लिखेगा, और बड़ा सा प्रोग्राम 135 लाइन का लिख के किसी को दीजिएगा, तो जो देखेगा कहेगा बार बार ये मल्टीप्लिकेशन को 7 लाइन घुसाया हुआ, सेम चीज़ हर जगह वही चीज़ घुसाया हुआ, तो कहेगा इसको यानी कि ये अच्छा कोडर नहीं है, इसको कोडिंग नहीं आता है। ओके, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम को एक जगह मेमोरी लोकेशन पर लिख देंगे
वहाँ से कॉल कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा, तो हमारा प्रोग्राम जो होगा वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन हमारा सेव हो जाएगा, पैसा हमारा बचेगा। तो ये इस तरह का क्या करता है स्मार्ट प्रोग्रामिंग, मतलब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोग्राम बार बार रिपीट होता है, किसी भी एक बड़े से प्रोग्राम में अगर कोई छोटा सा प्रोग्राम में कोई भी मान लीजिए छोटा सा प्रोसेस है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग उसको उठा के क्या करते हैं एक साइड में मतलब साइड मेमोरी लोकेशन में उसको लिख देते हैं, और जब जरूरत पड़ता है उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो इस तरह का प्रोग्रामिंग क्या हो जाता है, स्मार्ट प्रोग्रामिंग हो जाएगा एक तरह से, मतलब अच्छा प्रोग्रामिंग कहा जाएगा, क्योंकि आपने मेमोरी लोकेशन को सेव कर लिया, साथ में टाइम को भी सेव कर लिया, और साथ में क्या है मनी भी सेव कर लिया। यानी मेमोरी सेव करने का मतलब क्या है, स्पेस सेव किया, मतलब आपने मनी भी सेव किया, क्योंकि मेमोरी क्या होता है पैसा देने के बाद ही खर्चा आता है। मालूम है कि हार्ड डिस्क का मेमोरी अगर खरीदना है तो जितना ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगा उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मालूम है। तो ये सिंपली कहते हैं क्या है, ये जो प्रोग्राम जो अलग से लिखा हुआ है, जो किसी मेन प्रोग्राम में बार बार कॉल होता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, इस प्रोग्राम को कहते हैं सब रूटीन। इसको क्या कहते हैं, सब रूटीन। यानी कि आप क्या कीजिएगा, सब रूटीन का अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, तो सब रूटीन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कहाँ लिखा होता है, अलग से लिखा होता है, सेपरेट लिखा होता है मेन प्रोग्राम से। यानी मेन प्रोग्राम जहाँ पे लिखा है वहाँ पे नहीं लिखा होता, बल्कि सेपरेटली एक जगह पे लिखा होता है। किस लिए लिखा होता है, ताकि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सके। कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक अलग से जगह पे, एक अलग प्लेस पे, यानी एक अलग मेमोरी लोकेशन में एक सेपरेट प्रोग्राम लिखा रहता है, जो जब जरूरत पड़ता है उस प्रोग्राम को कॉल किया जाता है। इस सेपरेट जो फॉर्म में लिखा हुआ प्रोग्राम है इसको कहते हैं सब रूटीन। तो यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ए सब रूटीन इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, रिटन सेपरेटली अलग से लिखा होता है, फ्रॉम द मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम से ये अलग लिखा रहता है। किस लिए लिखा रहता है, टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट अकर रिपीटेडली इन द मेन प्रोग्राम। कह रहा है इसमें ऐसे हम फंक्शन को लिख देते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन एक अलग फंक्शन था, तो ये फंक्शन को हमने यहाँ पे लिख दिया जो बार बार मेन प्रोग्राम में यूज हो रहा था। तो ऐसे फंक्शन जो बार बार मेन प्रोग्राम में यूज हो रहा है तो उसको हम लोग अलग से लिख देते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े उसको कॉल कर लेंगे। ओके, तो ये इससे क्या हो जाता है, आपका मेमोरी स्पेस सेव हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है, मनी सेव होता है, सब कुछ। तो ये इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन है जो सेपरेट रूप से लिखा होता है मेन प्रोग्राम से अलग होके, इसको कहते हैं सब रूटीन। क्लियर। कह रहा है टू इम्प्लीमेंट सब रूटीन माइक्रो प्रोसेसर यूजेस टू इंस्ट्रक्शन। कह रहा है इस माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये सब रूटीन को जब माइक्रो प्रोसेसर को यूज करना होता है, यानी जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आया, मैं ये मल्टीप्लिकेशन एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी तरह से किसी भी ऑपरेशन को, मान लीजिए कोई खास ऑपरेशन जो बार बार रिपीट हो रहा है, हम उसको यहाँ पे प्रोग्राम के फॉर्म में लिख देंगे और बार बार उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी एक ऑपरेशन जो बार बार रिपीट हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में, तो माइक्रो प्रोसेसर कैसे इस सब रूटीन को कॉल करता है, तो सब रूटीन को कॉल करने के उसके पास सब रूटीन को मतलब सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी सब रूटीन तो लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर को सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए दो इंस्ट्रक्शन यूज करता है। एक इंस्ट्रक्शन को कहते हैं कॉल और दूसरे को कहते हैं रिटर्न। यानी माइक्रो प्रोसेसर दो इंस्ट्रक्शन को यूज करके इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करता है, जब जरूरत पड़ता है मेन प्रोग्राम में इसको कॉल कर लेता है। कॉल करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्रोग्राम काउंटर अब आ जाएगा इस एड्रेस पे और यहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, और जैसे ही खत्म हो जाएगा तो लास्ट में रहता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। रिटर्न का मतलब मेन प्रोग्राम पे वापस हो जाएगी, तो ये क्या होता है यहाँ वापस आया था और फिर से जो अगला प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करने लगता है। तो ये कॉल एंड रिटर्न मिलके इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। और सब रूटीन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम हो वो इफिशिएंटली देखने में अच्छा लगे, स्पेस मेमोरी स्पेस कम ले और टाइम को कम ले, पैसा हमारा सेव हो। ये सारी चीज़ को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है बार बार जो परफॉर्म हो रहा है, रिपीटेडली परफॉर्म हो रहा है मेन प्रोग्राम में, उसको हम लोग सेपरेट उठा के लिख देते हैं सेपरेट जगह पे। उस सेपरेट जगह पे जहाँ मेमोरी लोकेशन में वो प्रोग्राम लिखा रहता है, उस तरह के प्रोग्राम को कहते हैं सब रूटीन। और जब उसका ज़रूरत होता है मेन प्रोग्राम में हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो चलिए, तो कॉल कैसे करते हैं, यानी जो ये प्रोग्राम यहाँ साइड में लिखा हुआ था सेपरेटली, इसको कॉल करने में क्या क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। यानी कि जब माइक्रो प्रोसेसर को ज़रूरत पड़ता है इस सब रूटीन का, तो माइक्रो प्रोसेसर को कॉल करता है। तो कॉल करता है तो कौन कौन प्रोसेस मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है, कौन कौन मशीन साइकिल इसमें लगता है और कितना टी स्टेट लगता है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं अब। तो देखिए, सबसे पहला कॉल जब आता है तो कॉल के साथ कोई ना कोई 16 बिट का एड्रेस होता है, जैसे 27FFH, ये 16 बिट का एड्रेस है। और ये एड्रेस किसका है, तो ये एड्रेस होता है आपका यहाँ पे जहाँ पे सब रूटीन लिखा हुआ है उसके टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस होता है, यानी इसका एड्रेस होता है 27FFF। तो मैंने क्या दिया, कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया और साथ में उसके हेक्साडेसिमल एड्रेस ऑपरेंड में रख दिया कि इस एड्रेस पे कॉल करना है, इस एड्रेस को कॉल करना है और वहाँ पे जाने के बाद जो प्रोग्राम लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब ये प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर के पास जब ये इंस्ट्रक्शन आता है तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले क्या करता है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एक तो पेज सिंपल दे लेते हैं। तो सपोज देखिए, पहला था इंस्ट्रक्शन MVI, एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ पे MVI B27H, ओके। फिर हो गया ऐड B, ओके। उसके बाद आया कॉल,
कॉल 27FFH FFH, उसके बाद था आपका INR V, फिर था आप एक और इंक्रीमेंट था V, फिर था हॉल्ट। इस तरह से आपका प्रोग्राम लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। इसमें कॉल कहाँ पे आया, तो पहले से ये आपका मेमोरी लोकेशन प्रोग्राम काउंटर पास था, उसके बाद कॉल आया होगा। तो जब आपका माइक्रो प्रोसेसर कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तब आपके प्रोग्राम काउंटर में कौन सा एड्रेस होगा, पहले ये बताइए कि जब माइक्रो प्रोसेसर कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए गया होगा तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को, यानी यहाँ पे होगा प्रोग्राम काउंटर। तो इसका एड्रेस मान लीजिए, इस कॉल का जो एड्रेस था वो था 1004H था, 1004H था। तो इसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या हो जाएगा, ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, कॉल 3 बाइट का होता है, तो हो जाएगा 1007H, ये हो जाएगा। यानी प्रोग्राम काउंटर में आपका 1007H स्टोर था, ठीक ना। यानी आपका जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था तो प्रोग्राम काउंटर के पास कौन सा एड्रेस था, 1007H। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ा तो माइक्रो प्रोसेसर को पता हुआ कि अब इस मेमोरी लोकेशन पे जंप करना है, इस मेमोरी लोकेशन पे, यानी इस मेमोरी लोकेशन को कॉल करना है। तो इस मेमोरी लोकेशन को कॉल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को 2 ऑपरेशन करना पड़ता है। पहला, ये जो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, इसको पुश करना पड़ता है स्टैक पे, यानी हम क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को जब ये वाला एड्रेस पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देना होगा, मतलब ये वाला एड्रेस पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा तो फिर वापस आके यहीं एग्जीक्यूट करना है, जो बचा हुआ प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करना है माइक्रो प्रोसेसर को। तो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, जो प्रोग्राम काउंटर में मतलब नेक्स्ट एड्रेस था उस एड्रेस को किसी स्टैक पे ले जाके रख देगा, ठीक है, एक स्टैक पे ले जाके रख देगा। यानी आपका 10 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, 07 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये स्टैक पॉइंटर पॉइंट करने लगेगा, स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। ये बताएगा कि इस पे आके आपका एड्रेस जो है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो स्टैक पे आके रखा गया। तो पहला काम क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर पुश करने का काम करेगा, यानी जो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस था उसको स्टैक पे ले आके पुश कर देगा, पहला काम हो गया। और दूसरा काम क्या करेगा, अब इस एड्रेस को रीड करेगा। रीड करने का मतलब क्या हो गया, ये जो हेक्साडेसिमल एड्रेस है, जो 16 बिट का एड्रेस है, 1 बाइट 2 बाइट, तो ये इसको रीड करेगा। तो 2 बार रीड करेगा, पहले 1 बाइट रीड करेगा, फिर दूसरी बार 1 बाइट रीड करेगा। 2 बार जब रीड करेगा तो ये कहाँ से कहाँ चले जाएगा, पहले यहाँ पे रन कर रहा था, अब ये यहाँ डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, डायरेक्ट यानी यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ क्या करेगा, जंप कर गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया, अपने मेन प्रोग्राम से उठकर सब रूटीन पे जाके जंप कर गया, जिसका एड्रेस इसके कॉल के इंस्ट्रक्शन के साथ था, वहाँ पे जंप कर गया। तो माइक्रो प्रोसेसर 2 मेन काम किया। पहला काम पुश करने का काम किया, यानी आपका प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस था उसको स्टैक पे पुश कर दिया। दूसरा काम क्या किया, इस एड्रेस जो ऑपरेंड में जो एड्रेस था उस पर जंप कर गया, ये काम हुआ। तो यही कह रहा है कि जब भी आपका कॉल इंस्ट्रक्शन आएगा तो 2 तरह का काम माइक्रो प्रोसेसर करेगा, पहला पुश करने का काम करेगा, दूसरा जंप करने का काम करेगा। पुश किसको करेगा, पुश करेगा स्टैक पॉइंट, पुश करेगा किसको, प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको क्या करेगा, स्टैक पे पुश कर देगा। और क्या करेगा, जंप करने का काम करेगा। जंप कहाँ करेगा, जो हेक्साडेसिमल एड्रेस कॉल में लिखा हुआ है, कॉल इंस्ट्रक्शन में, उस एड्रेस पे माइक्रो प्रोसेसर क्या कर देगा, जंप कर जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है किसी तरह का। तो सिंपली अब देखिए, एक पुश इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या ऑपरेशन करना पड़ता है। अभी हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एक पुश इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को एक फेच ऑपरेशन करना पड़ता था, स्पेशल फेच। उसके बाद क्या करना पड़ता था, ये एड्रेस को ले जाके स्टैक में राइट करना होता है, तो राइट करना पड़ता था, ये करना पड़ता था। अब जंप इंस्ट्रक्शन में बात किया था कि जंप इंस्ट्रक्शन में भी आप क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए इसको 2 बार डेटा को, ये जो डेटा है 1 बाइट और 2 बाइट, यानी 2 बाइट का जो डेटा है हेक्साडेसिमल में, इसको 2 बार रीड करना पड़ेगा, तभी ना ये यहाँ आएगा। तो ये 2 बार क्या करेगा, इसके बाद रीड करेगा। क्लियर, तो एक बार ये फेच करेगा, स्पेशल फेच, पुश स्पेशल में आता है तो स्पेशल फेच करेगा। फिर ये क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर में जो आपका एड्रेस है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, उसको स्टैक पे ले जाकर राइट कर देगा, ताकि वहाँ पे रहने पे फिर बाद में ये कॉल कर सके, वहाँ पे वापस आ सके। और दूसरी मतलब जब ये स्टैक पे राइट कर दिया एड्रेस को, उसके बाद क्या करेगा, आपका जो भी यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल एड्रेस कॉल इंस्ट्रक्शन में, उसको रीड करेगा और वहाँ पे पहुँच जाएगा, किस पे, सब रूटीन पे पहुँच जाएगा। तो ये कितना मशीन साइकिल रहेगा, एक फेच, 2 बार राइट और 2 बार रीड, यानी 5 मशीन साइकिल को यूज़ करेगा। और आपका टी स्टेट कितना लगेगा, रीड और राइट में 3 दिन लगता है, तो ये हो जाएगा 12, 2 बार राइट यानी 6, 2 बार रीड मतलब 6, 6 12, और 1 बार फेच, ये स्पेशल है यानी 6,
तो 6 6 12 और 6 18, यानी टोटल टी स्टेट कितना रहेगा, 18 टी स्टेट रहेगा। तो कैसे टी स्टेट 18 लगता है, कैसे कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस पिक्चर के थ्रू। अब देखते हैं यही चीज़ यहाँ थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ज़रा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या वही चीज़ है या कुछ अलग है। तो मालूम है कि जो मैंने बता दिया वही वहाँ पे मैंने वर्ड में लिख रखा है, क्योंकि मैंने ही लिखा अपने लैंग्वेज में, तो सिंपली वही चीज़ आपको वर्ड में मिलेगा। कहीं भी आप पढ़ लीजिएगा तो यही चीज़ ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। नहीं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हेन कॉल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, जंप करता है किस पे, एक नए वेक्टर लोकेशन पे। कौन से वेक्टर लोकेशन पे, जो उसके साथ मेंशन होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड में जो लोकेशन मेंशन होता है उस पर माइक्रोप्रोसेसर जंप करता है, ठीक है। जबकि क्या करता है, जहाँ पे सब रूटीन लिखा होता है, यानी सब रूटीन पे जहाँ पे लिखा हुआ है उसका लोकेशन माइक्रोप्रोसेसर के ऑपरेंड में, यानी क्या है, माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, सिंपली जब कॉल इंस्ट्रक्शन आता है तो जो सब रूटीन का एड्रेस उसके ऑपरेंड में मौजूद है वहाँ पे जंप कर जाता है। यही कह रहा है, जंप करता है कहाँ पे, सब रूटीन का जो एड्रेस लिखा हुआ है रिटन, ओके, हुज एड्रेस हो गया, ऑपरेंड में जो एड्रेस मेंशन होता है वहाँ पे जंप कर जाता है। दूसरा काम क्या है, बिफोर जंपिंग, यानी जंप करने से पहले क्या करता है ये, तो माइक्रोप्रोसेसर सेव द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, यानी प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस था, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी ये अगला इंस्ट्रक्शन आपका ये था, इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में था उसको माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, सेव करता है। किस पे ले आके सेव कर देता है, तो स्टैक पे ले आके सेव कर देता है। कह रहा है क्या करता है, सेव द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर ऑन द स्टैक, स्टैक पे ले आके सेव कर देता है, ठीक है। मतलब प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, तो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टैक पे ले आके माइक्रोप्रोसेसर सेव कर देता है। तो माइक्रोप्रोसेसर क्या किया, सिंपली जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या क्या काम करेगा, तो सबसे पहला काम करेगा पुश का काम करेगा, यानी जो प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है उसको स्टैक पे ले जाके सेव कर देगा। और तब क्या करेगा, तब ऑपरेंड में जो एड्रेस दिया हुआ है सब रूटीन का, ऑपरेंड में जो एड्रेस सब रूटीन का दिया हुआ है वहां पे जंप कर जाएगा और जंप करके सब रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा। जब सब रूटीन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लास्ट में इसमें आएगा रिटर्न। जब ये रिटर्न होगा तो कहाँ से एड्रेस लेगा, यही स्टैक पॉइंटर से एड्रेस को उठाएगा और फिर से अपने पोजीशन पे जहाँ पे अपना प्रोग्राम को रन कर रहा था वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोप्रोसेसर इसीलिए स्टैक पे सेव करता है कि टेम्पोरली तुम एड्रेस को इसको रख लो, जब मैं इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट कर लूँगा तो फिर वापस जब आएंगे हम यहाँ पे स्टैक पे, तो स्टैक पे जो एड्रेस है उसको माइक्रोप्रोसेसर उठाएगा और फिर वापस अपने प्रोग्राम पे चला जाएगा। क्लियर। तो ये होता है कॉल इंस्ट्रक्शन। आई होप कॉल इंस्ट्रक्शन बहुत आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसका मशीन साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, टी स्टेट भी। तो ये सारा चीज़ का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है माइक्रोप्रोसेसर का, और ये जब भी किसी प्रोग्राम में आता है तो लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हैं समझने में कि इसमें क्या क्या ऑपरेशन होगा, कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जबकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे देखिए क्या क्या होगा, वही सारा चीज़ मैंने लिख रखा है पहले से कि पुश क्या होगा, तो सिंपली मशीन साइकिल कौन कौन होगा, फेच होगा, 2 बार राइट होगा, राइट क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस जाके स्टैक में राइट होगा, और रीड क्या होगा, जो आपका सब रूटीन का जो एड्रेस हेक्साडेसिमल के फॉर्म में कॉल के ऑपरेंड में दिया हुआ है वो क्या होगा, रीड होगा। तो 2 बार रीड होगा, पहले 2 बार राइट होगा, फिर 2 बार रीड होगा और फेच होगा। तो ये टोटल कितना टी स्टेट लेगा, 18 टी स्टेट को लेगा। क्लियर। आगे चलते हैं रिटर्न के ऊपर। देखिए रिटर्न जब आता है तो इसको ऑपरेंड में एड्रेस बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर सब रूटीन के आखिर में रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है, लिखा होता है रिटर्न, कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें रिटर्न के साथ कंडीशन लगा सकते हैं जब अगर बीच से में ही रिटर्न करना होता तो, लेकिन लास्ट में बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है इसमें माइक्रोप्रोसेसर को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़े। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आएगा माइक्रोप्रोसेसर स्टैक के पास जाएगा और देखिएगा कौन सा एड्रेस स्टोर है, जो उसने अपने पहले से ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस रख रखा था स्टैक पे, वहां से एड्रेस को उठाएगा और अपने मेन प्रोग्राम में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो हर सब रूटीन का जो आखिरी इंस्ट्रक्शन होता है वो रिटर्न होता है। तो देखिए कह रहा है व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, रिटर्न करता है, कहाँ पे रिटर्न, कहाँ से रिटर्न करता है, तो सब रूटीन से रिटर्न करता है, कहाँ पे, जहाँ पे उसने लास्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया था। सिंपली जहाँ पे पहले से प्रोग्राम पे माइक्रोप्रोसेसर रन कर रहा था, ठीक है, बीच में अचानक से जंप कर गया था कहाँ पे, सब रूटीन पे। जब सब रूटीन को इसने एग्जीक्यूट कर लिया तो फिर से इसको रिटर्न मिला तो मतलब क्या है, स्टैक पे गया और जो एड्रेस था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वहाँ पे वापस आ गया। तो ये प्रोसेस हुआ, ये हो गया ऊपर वाला कॉल यानी कॉलिंग हुआ, और ये हो गया रिटर्न, वापस हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉल एंड रिटर्न एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए रिटर्न में क्या क्या मशीन साइकिल यूज होगा, तो रिटर्न में सिंपली क्या होगा, एक फेच का ऑपरेशन होगा पहला काम, ठीक है, ये स्पेशल फेच होगा, फेचिंग होगा। और दूसरा क्या होगा, जो स्टैक पे एड्रेस लिखा हुआ है उसको तो रीड करना पड़ेगा ना, तभी ना वो वहाँ पहुँचेगा। तो स्टैक पे एड्रेस कितना बिट का होगा, वो सिंपली 16 बिट का होगा, 2 बाइट का होगा, तो 2 बार रीड करना पड़ेगा। तो क्या क्या होगा, फेच रीड रीड, फेच ये स्पेशल इसलिए 6
रीड रीड 3 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 12 टी स्टेट। तो देखिए रिटर्न कहने का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, मैंने क्या कहा कि स्टैक से वापस जो स्टैक पे उसने प्रोग्राम को जो स्टैक पे यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जंप करने से पहले, यानी सब रूटीन पे माइक्रो प्रोसेसर जंप करने से पहले अपने प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को कहाँ रखा था, स्टैक पे लाके रखा था ना। तो जब रिटर्न होता है, रिटर्न का मतलब होता है पॉप प्रोग्राम काउंटर एड्रेस, पॉप प्रोग्राम काउंटर एड्रेस। तो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस कहाँ है, स्टैक पे रखा हुआ है। तो स्टैक पे से फिर क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, ये दो एड्रेस जो जिसने पहले रखा था स्टैक पे, इन दोनों को उठाएगा और उस एड्रेस पे जंप कर जाता है। तो यानी रिटर्न जब भी आपको लिखा रहा है, कहीं पे भी सब रूटीन लिखा हुआ है तो उसके नीचे सबसे लास्ट में लिखा रहेगा रिटर्न। तो रिटर्न जब भी आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर का एक ही काम है कि जाइए स्टैक पे, स्टैक के में जो एड्रेस लिखा हुआ है प्रोग्राम काउंटर का, वहाँ पे आप जाके वापस अपने प्रोग्राम पे चले जाइए उस एड्रेस को लेकर। तो वापस इनिशियल प्रोग्राम पे चला जाएगा जहाँ से वो जंप किया था, उसी प्रोग्राम पे आ जाएगा और जो कॉल के बाद अब जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। क्लियर? तो ये ऑपरेशन आपको समझ में आ गया। और कॉल कैसे होता है, जंप कैसे होता है, कॉल में इंस्ट्रक्शन क्या करता है, यानी जब कॉल प्रोग्राम आता है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जब रिटर्न होता है तब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है। सिंपली कॉल में क्या होगा, सिंपली प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को ले जाके स्टैक पे स्टोर कर देगा और जंप कर जाएगा मेमोरी लोकेशन पे। और रिटर्न में क्या होगा, वापस स्टैक से उस एड्रेस को रीड करेगा और मेन प्रोग्राम पे फिर से चला जाएगा और कॉल के आगे जो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो देखिए जैसे हम लोग जंप में पढ़ा था कि जंप भी दो तरह का होता है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, वैसे ही कॉल भी दो तरह का होता है, कंडीशनल कॉल और अनकंडीशनल कॉल। तो कंडीशनल कॉल अभी हम लोग जो पढ़ा था सिंपली कॉल लिखा हुआ था कॉल और उसके आगे आपका ऑपरेंड में हेक्साडेसिमल एड्रेस था, तो ये कहलाएगा अनकंडीशनल कॉल, क्योंकि इसमें कोई भी आपका कंडीशन नहीं लगा हुआ है, इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कॉल कीजिए। यानी यहाँ आने के बाद माइक्रो प्रोसेसर जो इसके पहले वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, उसके बाद जैसे ही कॉल पे पहुंचेगा तो ये फटाक से क्या करेगा, इसको इस एड्रेस को कॉल कर लेगा। कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, यानी कोई फ्लैग का कंडीशन नहीं है कि कैरी जनरेट होगा तब कॉल करना है, या फिर जीरो जनरेट होगा तब कॉल करना है, या पैरिटी होगा तब करना है, इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। तो इसको कहेंगे अनकंडीशनल कॉल। जबकि कंडीशनल कॉल में क्या होता है, फ्लैग का कंडीशन होता है। 4 फ्लैग को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे जंप में मैंने बताया था कि जंप में 4 फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और साइन फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी को हम लोग सिर्फ यूज़ नहीं करते इसमें। ओके, तो देखिए तो कॉल में भी वैसे ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सीसी का मतलब कॉल ऑन कैरी, जब कैरी फ्लैग आपका 1 हो तब आप कॉल कीजिए, इसका मतलब हो गया कैरी फ्लैग जब 1 हो तब कॉल कीजिए। सीएनसी का मतलब क्या हो गया, कॉल ऑन नो कैरी, यानी कैरी फ्लैग जब रीसेट हो, जब सेट ना हो तब कॉल कीजिए, यानी तब लोकेशन पे जंप कीजिए। तो ये कैसा लिखा हुआ होगा, जब भी ये इंस्ट्रक्शन लिखा होगा प्रोग्रामिंग में तो कैसा लिखा रहेगा सीसी, उसके बाद लिखा रहेगा टू सी एड्रेस। सीसी का मतलब क्या हो गया, कॉल करिए, सब रूटीन को कॉल कीजिए, कब, अगर इससे पहले कैरी आपका सेट हुआ है तब, यानी C = 1 हो गया इसके ऊपर में, तो आप क्या कीजिए, इस सब रूटीन को कॉल कीजिए। और अगर C = 1 नहीं हुआ, C = 0 है, तो आप क्या कीजिए, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर? तो ये कंडीशनल कॉल हो गया इस तरह का। उसी तरह से ये कंडीशनल जीरो, सिंपली कॉल ऑन जीरो, यानी जीरो फ्लैग अगर आपका 1 हो गया है तो आप क्या कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, और अगर नहीं हुआ है तो आप कॉल नहीं कीजिएगा। सिमिलरली बाकी सारा है, ये क्या है, प्लस के लिए, यानी साइन फ्लैग आपका क्या है 0 है तब कॉल कीजिए। ये क्या, माइनस के लिए, साइन फ्लैग अगर आपका कितना है 1 है साइन फ्लैग तब कॉल कीजिए। ये क्या, पैरिटी के लिए, तो अगर आपका इवन पैरिटी यानी P = 1 है तब, और ऑड पैरिटी P = 0 है तब कॉल कीजिए। तो ये अलग अलग कंडीशन है। सिंपली ये सेम चीज़ मैंने जंप में बताया, अगर आपको वहाँ पे समझ में आ गया तो यहाँ भी समझ में आ गया होगा आसानी से। नहीं आया तो पहले वो लेक्चर देखिए फिर इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें हम दोबारा पूरा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो देखिए ये भी मैंने बताया था जब में, ये कितने बाइट का होगा, 3 बाइट का होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो होता है कंडीशन कॉल के बाद क्या होता है, कोई ना कोई 16 बिट का एड्रेस होता है। तो फेच के लिए क्या हो गया, सिंपली 1 बाइट, और 16 बिट एड्रेस के लिए 2 बाइट। तो ये कितने बाइट का हो जाएगा, 3 बाइट का हो जाएगा। सिंपली ऑपरेंड में क्या होगा, आपका 16 बिट का कोई ना कोई एड्रेस ही होगा। क्लियर? तो ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ें जो मैंने जब में बहुत डिटेल से आपको समझाया था, आप वहाँ पे उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ दोबारा डीप में समझना है तो। सिंपली वहाँ जंप था और ये सारा कंडीशन था, यहाँ कॉल है, ये सारा कंडीशन है। कंडीशन सारा सेम है कि जब आपका क्या होगा, सिंपली कॉल करना है, कब कॉल करना है, जब आपका कैरी फ्लैग सेट होगा, जब आपका कैरी फ्लैग रीसेट होगा, फिर जब आपका 0 फ्लैग सेट होगा। सिंपली चारों फ्लैग का कंडीशन देखना है, उसके हिसाब से कॉल करना है, यहाँ पे वहाँ पे जंप करना था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए सिंपली बात करें मशीन साइकिल के बारे में और टी स्टेट के बारे में। तो जब कॉल का कंडीशन सेटिस्फाई होता है, यानी कंडीशनल कॉल आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा CC और उसके बाद लिखा एड्रेस टू FFH, ये तो इसका मतलब हो गया कि अगर कैरी ऊपर में सेट हो गया, C = 1 हो गया, तो आप ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कीजिएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मालूम है कि जब कॉल कंडीशन एग्जीक्यूट होता है तो कितना टी स्टेट लगता है,
तो 18 टी स्टेट लगता है। तो 18 टी स्टेट लगेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई है, तो माइक्रो प्रोसेसर को पहले पुश करना पड़ेगा, फिर जंप करना पड़ेगा, और पुश में 12 टी स्टेट लगेगा, जंप करने में 2 बार रीड ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो टोटल 18 टी स्टेट लगेगा। ठीक है, और मशीन साइकिल कौन कौन लगेगा वही मालूम है कि पहला पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, जंप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार रीड करना पड़ेगा। तो ये मशीन साइकिल 5 लगेगा, ये पता है आपको, और 18 टी स्टेट लगेगा, ये भी पता है। कब? जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जब कंडीशन नॉट सेटिस्फाई होगा, यानी कि आपका C = 0 हो गया, इस ये लिखा हुआ था आपका इंस्ट्रक्शन, ये लिखा हुआ था, लेकिन ऊपर में C = क्या आ गया आपका 1 ना के 0 आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, कितना मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट करेगा। तो पहला फेच तो हो ही जाएगा, क्योंकि कॉल करना है, तो ये जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर आया तो सबसे पहले फेच हो जाता है, तो 60 स्टेट तो पहले ही यानी कि यूज हो जाएगा। और जब माइक्रो प्रोसेसर आपके फ्लैग के स्टेटस को देख रहा होगा कि कैरी का स्टेटस क्या है, 0 है कि 1 है, उतने देर में आपका 1 बाइट डेटा भी क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। यानी जो आपका प्रोग्राम काउंटर का क्यों कॉल आ गया है, तो आपको पता है, माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि आपको प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को ले जाके स्टैक पर राइट करना है, तो उतना देर में एक बार राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, यानी आपका जो एक हायर बिट डेटा है 27 वो जाके राइट हो चुका होता है, क्योंकि 8 बिट यहाँ भी है और 8 बिट आपका फ्लैग भी होता है। जब तक माइक्रो प्रोसेसर फ्लैग को रीड करता है उतने देर में यहाँ पे एक राइट ऑपरेशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 2 मशीन साइकिल कंप्लीट हो चुका होता है। कौन कौन? जो है फेच एंड राइट। तो फेच के लिए ये स्पेशल फेच है 6 और 3, तो 6 3 9 टी स्टेट लग चुका होता है। कब? जब माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि नहीं ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो कैरी फ्लैग है वो 0 है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जैसे ही ये पता चल चुका होता है तो यहाँ से स्टॉप हो जाता है, ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता है, लेकिन उसको टाइम इतना लग जाता है क्योंकि ये चेक करना पड़ता है, फेच तो होगा ही होगा हर में, और उसके बाद फ्लैग को चेक करना पड़ गया, तो 3 टी स्टेट और लग गया, और बाद में पता लगा कि ये सारा टाइम माइक्रो प्रोसेसर का वेस्ट हो गया क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मशीन साइकिल। किसके लिए? मशीन साइकिल एंड टी स्टेट किसके लिए? कॉल के लिए, कंडीशनल कॉल के लिए, यानी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो 18 टी स्टेट लगेगा, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो 9 टी स्टेट लगेगा। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत छोटा छोटा चीज़ है। हम भी जब अपने टाइम में मतलब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा करते थे, तो माइक्रो प्रोसेसर में कॉल और रिटर्न पहुंचने के बाद लगता था कि बहुत बड़ा है, कितना दिक्कत हो रहा है, ये होगा वो होगा, जबकि जब समझ में आ गया, जब इसको मैंने समझ लिया तो कहा कि ये यार ये भी तो सिंपल इंस्ट्रक्शन जैसे सब पढ़ते हैं, मूव और फेच और ऐड और सब्सट्रैक्ट, वैसे ही ये भी है। दिखने में खाली बड़ा है, हाथी होता है ना, दिखने का दांत जो होता है दिखाने वाला बड़ा होता है, जबकि खाने वाला दांत क्या होता है, छोटा छोटा होता है, दिखाने वाला इतना बड़ा हाथी का दांत होता है, मालूम है ना, बाहर लगा रहता है। तो यही चीज़ है, कॉल भी क्या है, दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है, काम वैसे ही करता है जैसे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन करता है, एकदम सिंपल। ओके, आगे चलते हैं। तो देखिए रिटर्न में अगर बात करें तो कंडीशनल रिटर्न में भी वैसे ही हो गया, जैसे कॉल हुआ वैसे ही रिटर्न भी कंडीशनल हो सकता है। जनरल रिटर्न तो पता है कि जनरल रिटर्न होता है वो क्या होता है, सब रूटीन यहाँ लिखा होता है उसमें सबसे लास्ट में लिखा होता है रिटर्न। ठीक है, जब सिंपली रिटर्न लिखा रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, आपके स्टैक पे जाता है और स्टैक पे जो एड्रेस इसने पहले से स्टोर करके रखा था उस एड्रेस को ये क्या करता है, रीड करता है, और उसके बाद अपने मेन प्रोग्राम पे चला जाता है। यही होता है, ये था नॉन कंडीशनल, यानी कोई कंडीशन नहीं था कि कब रिटर्न करना है। लेकिन अगर मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, किसी सब रूटीन को एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करने के बाद उसने ढेर सारा प्रोग्राम, लेकिन बीच में ही कोई कंडीशन आ गया, बीच में ही जैसे कैरी जनरेट हो गया तो आपको क्या कहा गया, कैरी अगर जनरेट हो जाए तो वापस हो जाओ, आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट मत करो। ये सब रूटीन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपका कैरी जनरेट हो जाए तो आगे क्या करना है, आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना बल्कि मेन प्रोग्राम पे आप वापस चले जाइए। तो यहाँ पे लिखा रहा रिटर्न कैरी, यानी आरसी दिया हुआ है, रिटर्न इफ कैरी फ्लैग इज सेट। तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा मेन प्रोग्राम पे जब कैरी फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ऐसा रिटर्न इंस्ट्रक्शन कहलाता है कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो देखिए यही सारा है। तो सेम हम जब भी बात करेंगे कंडीशनल मतलब 8 इंस्ट्रक्शन आएगा, क्योंकि 4 फ्लैग को यूज़ करना है यस और नो के केस में, यानी सेट और रिसेट के केस में, तो 4 को मतलब सेट और रिसेट सबका करना है तो 8 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जंप में भी 8 इंस्ट्रक्शन देखा, कॉल में भी 8 इंस्ट्रक्शन देखा कंडीशनल, और रिटर्न में भी देखेंगे 8 इंस्ट्रक्शन। तो ये है रिटर्न इफ कैरी फ्लैग इज सेट, ये है रिटर्न इफ कैरी फ्लैग इज रिसेट, ये रिटर्न इफ जीरो फ्लैग इज सेट, सेम कंडीशन। तो ये सारा चीज़ सेम है, मुझे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं आई हो। ओके, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी मशीन साइकिल और टी स्टेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो पहला काम कि रिटर्न होता है तो क्या होता है प्रोसेस, तो पहला फेचिंग होता है मालूम है, और दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि स्टैक में जो एड्रेस इसने पहले से रखा था प्रोग्राम काउंटर का उस एड्रेस को रीड करना होता है। वो एड्रेस कितना होता है 2 बाइट का, तो 2 बार रीड ऑपरेशन करना पड़ता है। तो फेच रीड, तो ये फेच कौन सा है, ये स्पेशल फेच है, इसलिए 60 स्टेट 3 यानी कितना हो जाएगा 12 टी स्टेट रिटर्न में लगेगा जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब। ओके, जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब क्या होगा, तो सिंपली मालूम है कि फेच तो होगा ही होगा, और जब फ्लैग को चेक कर रहा होता है यानी 8 बिट को चेक कर रहा होता है तो एक डेटा एक जो होता है, एक आपका जो
स्टैक के अंदर एड्रेस है उसका हायर बिट क्या हो जाता है उस टाइम में रीड हो जाता है, तो फेच के साथ क्या हो जाएगा, रीड भी हो जाएगा। तो 9 टी स्टेट लगेगा जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे हम लोग कॉल में पढ़ा था ना कि 18 टी स्टेट लगेगा जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा, 9 टी स्टेट लगेगा जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। उसी तरह रिटर्न में क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो 12 टी और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो 9 टी। कैसे हुआ, सिंपल सा फंडा बता दिया, उसी फंडे को हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, एकदम बेसिक फंडा। ओके आगे चलते हैं। देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए दे रखा है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आपको थोड़ा सा कॉल का फंडा और भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ कह रहा है कि एक मेमोरी लोकेशन है 1000, वहाँ से ये प्रोग्राम लिखना शुरू हुआ और हर प्रोग्राम के आखिर में हॉल्ट होता है, याद रखिएगा। हॉल्ट मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आपको समझाने के लिए हॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट समझ गए होंगे, ये अंडरस्टूड होता है। तो चलिए LXI स्टैक पॉइंटर, तो कह रहा है कि स्टैक, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर एंड HL यानी HL पेयर के अंदर और स्टैक पॉइंटर के अंदर कौन सा एड्रेस या डेटा स्टोर होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या स्टोर होगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो स्टैक पॉइंटर के अंदर क्या जाएगा, मूव कर जाएगा क्या, 27FF, ये मूव कर जाएगा, यही को ना मूव कराना है। आगे क्या करना है, ये कितने बाइट का है, ये 3 बाइट का है, मालूम है ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है क्योंकि 16 बिट का आपको यहाँ पे ऑपरेंड है और एक फेच है, तो यह 3 बाइट हो गया। तो ये एड्रेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1003 हो जाएगा। ये भी 3 बाइट का है तो अगला क्या एड्रेस होगा, 1006 हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए ये तो स्टैक पॉइंटर में इतना चला गया। अगला क्या है, कॉल, कॉल किस एड्रेस को करना है, 1024 को। मान लीजिए 1024 एक स्टैक है, सॉरी हाँ ये क्या है, एक स्टैक है जिसका एड्रेस है 1024 है, या एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे सब रूटीन लिखा हुआ है जिसका एड्रेस है 1024। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को जंप करना है। जंप करना है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अगला जो एड्रेस, अगला एड्रेस क्या है 1006 है, इसको क्या करेगा, स्टैक पे ले आकर राइट कर देगा। मालूम है, स्टैक पे ले आकर क्या कर देगा, राइट कर देगा। तो ये 10 यहाँ आ जाएगा, 06 यहाँ आ जाएगा, हो गया। अब जब माइक्रो प्रोसेसर इस एड्रेस पे जंप कर जाएगा तो जंप करने के बाद तो ये रिटर्न भी होता है ना, तो रिटर्न होगा तो इस एड्रेस को रिटर्न होकर रीड करेगा, रीड करेगा तो वापस यहाँ आएगा। वापस यहाँ आने के बाद क्या कह रहा है, पॉप H। कॉल में क्या हुआ, कॉल में हुआ पुश प्लस जंप। तो जब माइक्रो प्रोसेसर पुश किया तो आपका स्टैक पॉइंटर का एड्रेस क्या हो जाएगा, देखिए सिंपली क्या कर सकते हैं कि जब माइक्रो प्रोसेसर पुश करेगा तो जो स्टैक पॉइंटर का पहले एड्रेस था, एड्रेस कितना था 27FF था, जब ये 27FF पे था, पहले वाला 27FF पे था, जब इसमें क्या है, किसके एड्रेस को लाके पुश किया गया है, प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को लाके पुश किया गया, 1006 को पुश किया गया है। तो ये स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, पुश करने पे क्या होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो क्या होता है, घटता है एड्रेस, घटता है तो कितना हो जाएगा, 27FF में से 2 घट जाएगा, यही नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये F हो जाएगा, सॉरी ये 7 है तो 7 हो जाएगा, यानी एड्रेस कितना हो जाएगा 27FD। ये किसका एड्रेस हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर है। इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टैक पॉइंटर कहाँ पे चला गया होगा, यहाँ पे चला गया होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इसने क्या किया है, इस एड्रेस को ले जाके स्टैक पे ले जाकर राइट कर दिया। तो राइट करने के बाद स्टैक पॉइंटर का एड्रेस क्या होता है, 2 से डिक्रीज कर जाता है, तो 2 से डिक्रीज कर गया। अब देखिए पॉप आया, तो पॉप में क्या होता है, जब पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये डेटा को बाहर निकालना होता है, स्टैक से बाहर निकालना होता है। किस में बाहर निकालना है, HL में। कह रहा है HL में इस एड्रेस को बाहर निकालिए, तो H में क्या आ जाएगा आपका, H में आ जाएगा 10, L में क्या आ जाएगा 06, L में क्या आ जाएगा 06। तो HL का एड्रेस, पूरा एड्रेस क्या हो जाएगा 1006 हो जाएगा, HL का एड्रेस हो जाएगा। जब ये पॉप इंस्ट्रक्शन आया तो ये क्या हो गया, जो इसमें रखा हुआ था फिर से वापस निकल गया। तो ये एड्रेस, ऊपर वाला एड्रेस तो मालूम है कि कितना था, 27FD था, किसका, स्टैक पॉइंटर का। अब फिर से इसमें से डेटा बाहर निकल गया तो फिर से ये नीचे आ जाएगा, स्टैक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा मतलब 2 बढ़ेगा। सिंपली पुश होता है, मालूम है ना कि पुश होता है तो 2 घटता है, तो 2 घट गया था। अब फिर पॉप हुआ, तो अब पॉप हुआ तो क्या हो गया, 2 बढ़ेगा, तो 2 बढ़ेगा तो फिर से क्या होगा, इसमें 2 फिर से बढ़ाइएगा तो कहाँ आ जाएंगे, फिर से हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो यानी स्टैक पॉइंटर का एड्रेस क्या हो जाएगा 27FF हो जाएगा, जबकि HL के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 1006 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि स्टैक पॉइंटर में क्या हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो ये 27FF ही रह जाएगा, यही रह जाएगा, क्योंकि एक बार पुश हो रहा है, एक बार पॉप भी हो रहा है। तो पुश और पॉप जब बराबर होता है कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने के बाद वही एड्रेस रह गया। HL में क्या स्टोर हो गया आपका 1006 स्टोर हो गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश किया है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको। तो मेरे ख्याल से आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपको कॉल एंड रिटर्न के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गया होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप फिर से इस लेक्चर को देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार देखिए एक लेक्चर को,
अगर आपको समझ में कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो बार बार उसको रिपीट करके देखिए, ताकि आपका वो कंफ्यूजन डाउट जो है वो दूर हो जाए और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, सिमुलेटर के ऊपर ले जाकर उसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये सारा प्रोग्राम हम लोग सिमुलेटर के ऊपर ले जाकर फिर भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमको क्या है, आगे कोर्स को बढ़ाना है, तो हम लोग इसको लास्ट में जाके टाइम मिला तो देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट lecture with which we will discuss interrupts. Okay.